नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पिंडारियों के विषय में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि ये पिंडारी आखिर कौन थे और इन्होंने ऐसा क्या काम किया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को इन पिंडारियों के दमन के लिए 1 लाख से अधिक सैनिक इकट्ठा करने पड़े थे। तो सारा कुछ हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये जो पिंडारी हैं, जिस पर एक मूवी भी बनी हुई है सलमान खान की, हालांकि उसमें काल्पनिक तरीके से दिखाया गया है, लेकिन पिंडारियों को ही उसमें जो है एक तरह से दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ये पिंडारी कौन थे, इनके बारे में शुरू में देखते हैं। तो देखिए, पिंडारी मतलब जो पिंडारी थे, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, इसमें बड़ा मतभेद है। लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से ये जो पिंडारी है ना, ये जो पिंड शब्द से बना है। तो क्या था कि महाराष्ट्र क्षेत्र में मतलब कि जो मराठी भाषा है वहां पर एक शब्द मिलता है पिंड, और इस पिंड का मतलब होता है एक प्रकार की शराब। तो पिंड एक प्रकार की शराब को बोला जाता है मराठी भाषा में, और इस पिंड नामक शराब को जो लोग पीते थे वही पिंडारी कहलाए, ऐसा कहा जाता है। और मराठी भाषा में इस पिंडारी के लिए पेंढारी शब्द मिलता है। ध्यान रखेंगे, मराठी में पिंडारी को क्या बोला जाता है, पेंढारी, ध्यान रखिएगा। और ये बोला जाता है कि ये जो पिंडारी अथवा पेंढारी हैं, ये दक्षिण के एक मतलब कुशल योद्धा पठान थे, मतलब कि लड़ने भिड़ने वाले पठान थे, ऐसा बोला जाता है। तो मराठी शब्द पिंड से इसका जो है उद्भव हुआ है, ऐसा माना जाता है। अब आते हैं कि इन पिंडारियों के विषय में पहली जानकारी कहां से प्राप्त होती है, कब प्राप्त होती है। तो देखिए, सन 1689 में जब मुगल बादशाह औरंगजेब महाराष्ट्र पर आक्रमण करता है, मतलब कि मराठों के ऊपर संभाजी महाराज पर अटैक हुआ था ना उस समय, तो उसी समय ना पहली बार पिंडारियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये जो पिंडारी थे, दक्कन क्षेत्र में जो भी छोटे बड़े राज्य थे, चाहे मराठे हो, निजाम हो, जो भी हो, उनके सहायक सैनिक के रूप में काम करते थे। मतलब कि जब कभी भी इन राज्यों को, दक्कन के राज्यों को कहीं पर आक्रमण करने जाना है, सेना की कमी पड़ रही है, तो वो सहायक सैनिक के रूप में इन पिंडारियों को आमंत्रित करते थे। क्यों? क्योंकि ये जो पिंडारी थे, योद्धा थे, लड़ने भिड़ने में माहिर थे, और इनको काफी अनुभव भी था, तो इनको बुलाया जाता था सहायक सैनिक के रूप में। और अगला चीज याद रखेंगे कि ये जो पिंडारी थे ना, कोई निश्चित वेतन नहीं लेते थे। ये लोग क्या करते थे, लूट के माल में हिस्सा लेते थे। मतलब मान लो कोई राजा किसी दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करने जाएगा, तो पिंडारियों को बुलाएगा अतिरिक्त सैन्य बल के रूप में, और ये जो पिंडारी हैं तनख्वाह नहीं लेंगे। उस राजा द्वारा जो भी धन संपदा प्राप्त की जाएगी उसमें से एक हिस्सा इनको प्राप्त होता था। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बाजीराव प्रथम, जो पेशवा बाजीराव प्रथम थे ना, उनके समय में गाजीउद्दीन नामक एक पिंडारी सरदार के नेतृत्व में बहुत सारे पिंडारियों ने बाजीराव प्रथम की सहायता की थी उनके अभियानों में। ठीक ऐसे ही पानीपत के तीसरे लड़ाई में चिंगोदी और हुल, मैं इनका नाम लिख देता हूं, गाजीउद्दीन शायद आप लोगों को याद रह जाएगा, चिंगोदी और हुल, चिंगोदी व हुल, ये दो पिंडारी सरदार थे जिन्होंने 15,000 पिंडारियों को लेकर के पानीपत के तीसरे लड़ाई में मराठों की सहायता की थी। ध्यान रखेंगे, चिंगोदी और हुल ने किसमें, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का साथ दिया था, और जो गाजीउद्दीन था उसके नेतृत्व में बाजीराव प्रथम को सहायता दी जाती थी। और ये लोग बदले में क्या लेते थे, लूट के माल में हिस्सा लेते थे। तो अब देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद ये जो पिंडारी थे ना, मालवा क्षेत्र में बस गए, मालवा और उसके आसपास के क्षेत्र में बस गए। और पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद जो मराठे थे वो अलग अलग संघों में विभक्त हो गए थे, अलग अलग भाग में, जैसे कि सिंधिया, होलकर, भोसले, इस टाइप से। और इसी समय निजाम वो भी अस्तित्व में आ गया था। तो इन सब के लिए ये पिंडारी काम करते थे अलग अलग, जब भी कोई बुलाता तो उसके यहाँ ये लोग चल देते थे। और जो पिंडारी सरदार सिंधिया के लिए काम करते थे, सिंधिया, तो वो सिंधिया साई होलकर
कहलाता था। सिंधिया के लिए काम करने वाले सिंधिया शाही होलकर, वही जो होलकर के लिए काम करता था, जो सिंधिया के लिए काम करते थे जो पिंडारी, वो सिंधिया शाही पिंडारी कहलाते थे। वही जो होलकर, जो इंदौर का था ना होलकर, अगर जो होलकर के लिए काम कर रहा है तो वो क्या कहलाता था, होलकर शाही पिंडारी, होलकर शाही पिंडारी। वही जो निजाम के लिए काम करता था वो कहलाता था निजाम शाही पिंडारी। तो ध्यान रखेंगे, इन 3 सरदारों के लिए, मतलब 3 राजाओं के लिए पिंडारियों ने बहुत काम किया था। तो वो सिंधिया शाही पिंडारी कहलाए, होलकर शाही पिंडारी और निजाम शाही पिंडारी। अब देखिए, जो सिंधिया था इसने ना 1794 में नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में इन पिंडारियों को जागीर प्रदान की थी। ध्यान रखेंगे, किसने, सिंधिया ने सन 1794 में नर्मदा घाटी क्षेत्र में इनको जो है जागीर दी थी, और बहुत ही जल्दी इन पिंडारियों ने उस जागीर का प्रसार किया, मतलब कि आसपास के क्षेत्रों को जीत करके अपने जागीर को बढ़ाया। उसके बाद ये जो होलकर था इसने ना पिंडारियों को एक सुनहरा झंडा प्रदान किया था। सुनहरा झंडा मतलब सुनहरा ध्वज प्रदान किया था। इसको हम लोग स्वर्ण ध्वज ऐसे लिखे तो ज्यादा सही रहेगा। तो सुनहरा झंडा प्रदान किया किसने, होलकर ने। एक तरह से ये पिंडारियों को सम्मानित करने के लिए इस टाइप से, क्योंकि पिंडारी जो है इनकी काफी हेल्प करते थे। जब कभी भी इनको किसी दूसरे राज्य पर चढ़ाई करनी होती थी, सेना कम पड़ती थी, तो इन लोगों को बुलाया जाता था। इनको ज्यादा ट्रेनिंग व्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, ये लोग पहले से ही ट्रेंड होते थे, मतलब लड़ने भिड़ने में बिल्कुल माहिर होते थे। वो लोग आते थे तो इनका काफी सारा जो काम है आराम से हो जाता था। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो पिंडारी थे ना ये थोड़े से बर्बर प्रवृत्ति के थे। मतलब कि किसी चीज को बर्बाद करना है, कहीं पर विध्वंसात्मक कार्यवाही करनी है, तो वैसे काम के लिए स्पेशल पिंडारियों को ही भेजा जाता था। और इनका जो कार्य था वो एकदम गुप्त तरीके से करते थे, चाहे वो सिंधिया के लिए हो, होलकर के लिए हो, किसी भी राजा के लिए हो, या फिर ये लोग खुद अपने से ही कहीं पर लूटमार करने जा रहे हैं तो एकदम गुप्त तरीके से करते थे। किसी को पता ही नहीं चलता था कि पिंडारी आसपास हैं। लोगों को तब पता चलता था जब पिंडारी किसी राज्य या किसी नगर को लूट लेते थे, तबाह कर देते थे, तब पता चलता था हाँ भाई यहां पर पिंडारी आए हुए थे। नहीं तो किसी को भी भनक नहीं लगता था कि आसपास पिंडारी हैं। तो इनका जो सारा काम है गुप्त तरीके से होता था। तो ये लोग इन राजाओं की सहायता करते थे और बदले में इनको जो है लूट के माल में हिस्सा मिलता था। तो इनका जो जिंदगी है ठीक ठाक चल रहा था। और जो शांति का समय होता था वैसे समय में ये लोग खेती बाड़ी भी किया करते थे, लेकिन अधिकतर इनका जो गुजारा है ना वो लड़ने भिड़ने से ही पूरा होता था, लूट के माल में अपना हिस्सा लेकर के। तो चीजें बिगड़नी कहां शुरू हुई, मतलब कि जो पिंडारी थे ये कब फिर एकदम मतलब ज्यादा बर्बर हो गए, ज्यादा लूटमार करने लगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल को इनका दमन करने का निश्चय करना पड़ा। तो देखिए सन 1798 में क्या हुआ था, 1798 में जो लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आया और इसने क्या किया, सहायक संधि की नीति लागू की और भारत के जितने भी बड़े छोटे राज्य थे लगभग सभी के ऊपर सहायक संधि थोप दी गई। और इस सहायक संधि के अंतर्गत एक शर्त यह थी कि जो भी राज्य इस संधि को स्वीकार करेंगे उनको अपने यहां एक ब्रिटिश सेना रखनी होगी और यह ब्रिटिश सेना काहे के लिए होगी, उस राज्य की रक्षा करने के लिए, ऐसा कंपनी दावा करता था। और उस सेना का खर्च सहायक संधि करने वाले राज्य को ही चुकाना पड़ता था। तो अब क्या था कि इस संधि के बाद, सहायक संधि के बाद एक तरह से शांति स्थापित हो गई। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज थे वो लोग भी इन देशी राज्यों के, भारतीय राज्यों के शत्रु थे। भारतीय राज्य भी आपस में लड़ा करते थे, लेकिन अब जो है सब अंग्रेजों के प्रभाव में आने लगे तो आपस में थोड़ा सा जो लड़ाई झगड़ा है वो कम होने लगा। अंग्रेज खुद नहीं चाहते थे कि ये राज्य आपस में लड़े, हालांकि अंग्रेज जब चाहते जिस राज्य को लड़ा लेते और उसमें मध्यस्थता करके उनको जो है अपने चंगुल में फंसा लेते थे। तो सहायक संधि से कहीं ना कहीं थोड़ी शांति स्थापित हो गई। दूसरा चीज ये हुआ कि जो भारतीय राज्य थे वो अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखने लगे थे और जो नियमित सैनिक थे ना उनको बाहर का रास्ता करने लगे। और चूंकि अब लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, युद्ध नहीं हो रहे हैं, तो कोई भी राज्य, चाहे ये सिंधिया हो, होलकर हो, कोई भी हो, वो पिंडारियों को अतिरिक्त सैन्य बल के रूप में अब आमंत्रित नहीं कर रहा था। नहीं तो पहले क्या होता था, कहीं भी आक्रमण करने जाना है पिंडारियों को बुलाया जाता था क्योंकि सेना की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अब तो भाई कहीं आक्रमण करने ही नहीं जाना है तो इनकी आवश्यकता जो है अब धीरे धीरे
कम होने लगी। तो अब ये लोग अपना जीवन यापन करें तो करें कैसे, क्योंकि लूट के माल में इनको बड़ा हिस्सा मिलता था, तो उससे इनका गुजारा अच्छे से चल जाता था। तो अब इन्होंने क्या करना शुरू किया, 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में लूट मार करना शुरू कर दिया। हालांकि लूट मार ये पहले भी करते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में सहायक संधि जब अच्छे से प्रभावशाली हुआ, उसके बाद ये लोग जो है ना काफी उग्र हो गए थे। और जिन राजाओं के लिए ये लोग काम करते थे ना, सिंधिया हो, होलकर हो, निजाम हो, भोसले हो, उन्हीं के राज्यों में जाकर के भी ये लोग भयंकर लूटमार करने लगे। मतलब कि अब ये लोग जो पिंडारियों की हेल्प लेते थे, सहायता लेते थे, वो अब उनसे त्रस्त होने लगे थे। और यही नहीं, ये लोग ना अंग्रेजों के क्षेत्रों में जाकर के भी अटैक करते थे। तो 19वीं शताब्दी में इनके 3 नेता थे। 3 नेताओं के नाम आप लोग याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो 19वीं शताब्दी का जो आरंभिक दशक था, तो उसी में पिंडारी हावी थे और उसी बीच इनका दमन भी हुआ। तो पहला जो नेता था वो था चीतू, ध्यान रखेंगे चीतू। दूसरा था वासिम मोहम्मद, वासिम मोहम्मद ये दूसरा था। तीसरा नाम याद रखिएगा करीम खां, तीसरा। तो ये 3 प्रमुख सरदार थे 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में। अच्छा, एक चीज बताना रह गया कि ये जो पिंडारी थे ना, इनका कोई धर्म विशेष नहीं था। मतलब कि इनके ग्रुप में ना हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सब मतलब मिलजुल करके रहते थे। इनका धर्म केवल इतना था कि जो भी जहां भी आक्रमण करने जाना है, लूट मार करने जाना है, वही इनका धर्म था। आपस में जो मतलब जो मिल गया उसको आपस में बराबर ये लोग बांट लेते थे। तो ये 3 सरदार थे। तो इन्हीं के नेतृत्व में ये लोग जो है 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में भयंकर लूटमार करना शुरू कर देते हैं, उग्र रूप अख्तियार कर लेते हैं और भयंकर कत्लेआम लूटमार करना चालू कर देते हैं। सबके सब इनसे तंग आ जाते हैं। अब देखिए कुछ घटनाएं घटित होती है जिसके बाद इनका दमन जो है बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। तो पहला देखेंगे आप लोग 1812 में क्या हुआ कि ये जो पिंडारी थे, इन्होंने ना अंग्रेजों के अधिकार वाले मिर्जापुर और शाहबाद पर आक्रमण कर दिया, वहां धावा बोला और वहां भयंकर लूटमार मचा दी। उसके बाद 1815 में क्या हुआ, ये जो निजाम है ना, इसके क्षेत्र में भयंकर रूप से आक्रमण किया गया, लूटमार किया गया। उसके बाद 1816 में उत्तरी सीमा सरकार, जो अपना आंध्र प्रदेश उड़ीसा का जो समुद्री तट है, जिसको उत्तरी सीमा सरकार बोला जाता है, वहां पर भयंकर तरीके से लूटपाट किया गया। तो ये जो 3 घटना थी, मतलब ये बड़े स्केल पर लूटपाट था यहाँ, और इससे बहुत नुकसान भी हुआ। तो इससे ना सबके सब परेशान हो गए, अंग्रेज परेशान हो गए, निजाम परेशान हो गए, और ये जो मराठे थे ये लोग भी पहले से ही परेशान थे। तो अब जो है उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, कौन थे इस समय गवर्नर जनरल, तो आप लोग देखिएगा 1812, 15, 16। तो इस समय ना लॉर्ड हेस्टिंग्स ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और लॉर्ड हेस्टिंग्स को ही इन पिंडारियों के दमन के लिए उत्तरदायी माना जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स जिसका कार्यकाल 1813 से 1823 तक था। तो देखिए क्या था कि चूंकि अब ये लोग 1812 में अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में भी घुस गए थे, मिर्जापुर, शाहबाद, तो ऐसे में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ठान लिया कि भाई इनको तो कुछ करना ही करना है। अब इसी समय जो उस समय के अंग्रेज इतिहासकार थे, जो भी लिखने उखने वाले थे, तो वो क्या करने लगे, इन पिंडारियों को अफगान लुटेरे सिद्ध करने पर तुल गए थे। मतलब कि एक तरह से ये सिद्ध करना चाहते थे कि ये जो पिंडारी हैं अफगान लुटेरे हैं, और भारत में इनका एकमात्र नाम मात्र, मतलब कि भारत में इनका एक लीडर है, नाम मात्र का लीडर है, वो कौन है, सिंधिया, जिसका नाम याद रखेंगे दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया उसको जो है पिंडारियों का लीडर बताया जाने लगा, वो भी नाम मात्र का लीडर, ये सिद्ध करने की कोशिश की गई। और कहीं ना कहीं लॉर्ड हेस्टिंग्स भी इस चीज को स्वीकार करता था, मतलब कि मानता था कि हाँ जो सिंधिया है वो पिंडारियों से मिला हुआ है, मतलब कि सिंधिया के प्रश्रय पर ही पिंडारी भयंकर लूटमार कर रहे हैं। देखिए ये जो तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा था, आज भी कई सारे लोग इसको मानते हैं कि हाँ जो पिंडारी अफगान लुटेरे थे, सिंधिया उनका लीडर था। लेकिन जो आधुनिक अनुसंधान हुए हैं उससे ये पता चला है कि जो सिंधिया था ना,
दौलत राव सिंधिया, ये खुद पिंडारियों से त्रस्त था। क्यों? क्योंकि जो पिंडारी थे वो सिंधिया के क्षेत्र पर भी भयंकर लूटमार किया करते थे। और सन 1815 में ये जो सिंधिया है ना, एक बड़ी सेना लेकर के पिंडारियों के विरुद्ध गया हुआ था और पिंडारियों के साथ उसने एक संधि की, और उस संधि के तहत पिंडारियों ने सिंधिया को वचन दिया कि वो आगे से सिंधिया के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी लूटमार नहीं करेंगे, वो लोग जो है शांतिमय जीवन व्यतीत करेंगे। तो सिंधिया खुद इनसे त्रस्त था। तो ये अंग्रेज लोग एक प्रकार से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए क्या था कि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स का ना एक डायरी मिला है, उसमें ऐसा इसने लिखा है कि जो इसके मन में ये विचार था कि वो जो है सिंधिया को किसी तरह से समाप्त कर दे। मतलब कि वो जो है सिंधिया को या तो पूर्णतः अपने नियंत्रण में लाना चाहता था या सिंधिया के अस्तित्व को ही समाप्त करना चाहता था। तो ऐसे में इसके लिए ये बड़ा अच्छा मौका था कि अगर सिंधिया का संबंध पिंडारियों से जुड़ जाता है, मतलब यह सिद्ध हो जाता है कि सिंधिया के प्रश्रय पर ही पिंडारी उत्पात मचा रहे हैं, तो सिंधिया को आराम से सजा दी जा सकती है, कोई भी उसमें आपत्ति व्यक्त नहीं करेगा। लेकिन वहीं गवर्नर जनरल के परिषद का एक उसका जो अध्यक्ष था, तो वो ये दावा करता है कि जो सिंधिया है ना, वो खुद पिंडारियों से त्रस्त है और उनसे पीछा छुड़ाना चाहता है। देखो, गवर्नर जनरल के परिषद का एक व्यक्ति ये बोल रहा है और गवर्नर जनरल कुछ उल्टा बोल रहा है। मतलब ये लोग जो है ना, किसी भी तरह से सिंधिया को समाप्त करो, उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लो, इस टाइप से इनका प्लान था। तो अब जो भी हो, लॉर्ड हेस्टिंग्स उसने ठान लिया था कि पिंडारियों का भी दमन करना है, साथ ही साथ सिंधिया के अस्तित्व को भी समाप्त करना है या फिर उसको पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले आना है। अब इसी समय ना जो अंग्रेज थे उनका मराठों के साथ भी संघर्ष शुरू हो जाता है, और मराठों के साथ जो संघर्ष शुरू हुआ था, स्पेशल जो सिंधिया के साथ, उसमें पिंडारी भी कारण थे। मतलब कि सिंधिया के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा था निरंतर कि वो पिंडारियों को प्रश्रय देता है। तो नवंबर 1817 में सिंधिया के साथ अंग्रेजों का एक संधि होता है, और उस संधि के तहत ये उसमें एक शर्त थी कि जो सिंधिया है वो पिंडारियों के विरुद्ध कंपनी को 5000 सैनिक सहायता देगा। मतलब कि नवंबर 1817 में संधि हुआ था, ध्यान रखेंगे, ये अपना तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत एक संधि था। तो इसमें सिंधिया ये स्वीकार कर लेता है कि वो पिंडारियों के दमन के लिए 5000 सैनिक अंग्रेजों को देगा, और अंग्रेज सिंधिया को पिंडारियों के विरुद्ध जो भी काम सौंपेंगे सिंधिया उस काम को पूरा करेगा। अब देखो, सिंधिया खुद इनसे त्रस्त था, तो वो तो इनका दमन चाहेगा ही चाहेगा। बाकी जो सिंधिया है ना, इसके अस्तित्व को समाप्त नहीं किया जाता है, लेकिन सिंधिया जो है अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से। वापस आते हैं अपने पिंडारी वाले टॉपिक पर। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, अब ये सिंधिया से भी संधि कर लिया, सिंधिया ने भी बोला कि मैं आपको सहायता दूंगा इनके दमन करने में, पिंडारियों के दमन करने में। तो यहां अब लॉर्ड हेस्टिंग्स 1,13,000 सैनिक एकत्रित कर लेता है पिंडारियों के विरुद्ध। 1,13,000 सैनिक, 5,000 सैनिक ये दे रहा है, प्लस 300 तोपें। ध्यान रखेंगे, 300 तोपें, 1,13,000 सैनिक, इतना ये जो है सैन्य तैयारी करता है। और उत्तर का जो क्षेत्र है, मतलब कि उत्तर का कमान ये खुद अपने हाथों में लेता है। मतलब कि उत्तर में पिंडारियों के दमन का दायित्व लॉर्ड हेस्टिंग्स खुद अपने ऊपर लेता है। देखो, लॉर्ड हेस्टिंग्स ना जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आया, 60 वर्ष का था, लेकिन ये भी बहुत बड़ा योद्धा था। इसने कई सारे युद्धों में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया और जीता भी, और बहुत सारे किलों को भी जीतने का श्रेय जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स को। तो उत्तरी सेना का कमान इसने खुद संभाला और दक्षिणी सेना का कमान इसने सौंपा टॉमस हिस्लोप को। ध्यान रखेंगे, टॉमस हिस्लोप, इसको जो है दक्षिण का कमान सौंपा गया, दक्षिण में पिंडारियों के दमन का दायित्व दिया गया टॉमस हिस्लोप को। अब देखिए, सन 1818 आते आते तक क्या हो गया, सन 1818 आते तक ये जो पिंडारियों के जो संगठित दल थे ना, वो छिन्न भिन्न हो गए। मतलब कि जो चीतू, वासिम, करीम, इन ये बड़े बड़े नेता थे, तो इनके नेतृत्व में ना बहुत सारे संगठित दल बन गए थे। लेकिन 1818 आते आते ये पूरा जो संगठित दल था वो छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि जो सिंधिया वगैरह हैं ये लोग भी अंग्रेजों का साथ देने को तैयार हो गए थे। हालांकि इसी समय ना इन सबके साथ, हालांकि सिंधिया ने तो आगे अंग्रेजों के साथ किसी प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन जो दूसरे थे, पेशवा थे, होलकर थे, भोसले थे, उन लोगों ने लड़ाई जारी रखी थी। सिंधिया जो
नवंबर 1817 में जो संधि हुई ना, उसके बाद अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था, लेकिन युद्ध जो है मराठों से जारी था। तो इसी बीच 1818 में इनका जो पूरा नेटवर्क है, संगठन है, वो टूट जाता है और ये सब के सब जो है ना एक एक करके इनका नाश होता चला जाता है। जो चीतू है, इसके संबंध में कहा जाता है कि ये अंग्रेजों के भय से जंगल में छुप गया था, जंगल में मारा मारा फिर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि इसको शेर या तो चीता मार करके खा गया जंगल में, मतलब जो भी हो, जंगल में उसको जंगली जानवरों ने मारकर खा लिया। दूसरा, वासिम मोहम्मद, ये जो है अंग्रेजों के भय से भागता छिपता सिंधिया के पास पहुंच जाता है, क्योंकि सिंधिया इसका जो है पहले मतलब काफी दोनों साथ में काम किए थे। तो सिंधिया के पास चला जाता है कि भाई मेरी मदद करो, मेरे को जो है अपने यहाँ शरण दे दो। अब देखिए, सिंधिया ने तो अंग्रेजों के साथ संधि की है कि वो पिंडारियों का साथ नहीं देगा, बल्कि पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेजों को साथ देगा, ये इसने वचन दिया है। तो सिंधिया यहां क्या करता है, वासिम मोहम्मद को छल पूर्वक अपने यहां आश्रय दे देता है और पीछे से क्या करता है, वासिम मोहम्मद को अंग्रेजों को सौंप देता है और फिर वासिम मोहम्मद को जेल में डाल दिया जाता है और वहीं ये जो है आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद करीम खां, इसका क्या होता है, तो करीम खां, इसको ना गोरखपुर के पास एक छोटी सी जागीर दे दी जाती है और वहीं फिर ये अपना बाकी का जीवन व्यतीत करता है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी गोरखपुर में जहां इनको जागीर दी गई थी, वहां पर करीम खां के वंशज आज भी हैं। तो इस प्रकार से इन पिंडारियों का अंत हो जाता है। 1824 आते आते इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी पिंडारियों का नाम सुनाई नहीं देता है। मतलब कि जो पिंडारी एक समय में पूरे क्षेत्र में, ये जो मालवा है, दक्कन है, इस पूरे क्षेत्र में, मतलब भारत के बहुत बड़े हिस्से में, दक्षिण वाले भाग को छोड़ दें, बंगाल वाले भाग को छोड़ दें, तो जो दक्कन है, महाराष्ट्र है, मालवा क्षेत्र है, इस तरफ इन्होंने काफी उत्पात मचाया हुआ था। निजाम के क्षेत्र, इसके अलावा ये लोग उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के समुद्र तट तक पहुंच गए थे। तो इतना भयंकर उत्पात मचाया था। लेकिन 1824 आते आते तक इनका नाम लगभग लोग भूल चुके थे। मतलब कि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, जिसने लगभग 1,13,000 सैनिक इनके विरुद्ध लगा रखा था, 300 तोपें, तो सोचो कितने बर्बर तरीके से इन पिंडारियों का दमन किया गया होगा। अगर इनका दमन नहीं किया जाता तो आगे ये लोग और लूटमार करते रहते। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये था पिंडारियों के विषय में, जहां हम लोगों ने देखा कि पिंडारियों मतलब पिंडारियों के बारे में इनका किस प्रकार से दमन हुआ। तो वीडियो यही समाप्त होता है। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।